नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एमएलटी गुरु। आज हम बायोकेमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर न्यूक्लिक एसिड चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एमिनो एसिड पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। इसका जो नो हैंड नोट्स है, एमिनो एसिड हो गया, कार्बो हो गया, फिर न्यूक्लिक एसिड हो गया, हमारे अपने टेलीग्राम चैनल एमएलटी ग्रुप पे अपलोड किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, जो कि मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो चालू करते हैं आज नया चैप्टर न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले जैसे कि हम पढ़े थे, जब एमिनो एसिड पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़े थे कि सपोज मेरा प्रोटीन है, तो प्रोटीन एक क्या है, मेरा पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड का। मतलब बोल सकते हैं कि सपोज ये मेरा प्रोटीन है, तो इसके अंदर बहुत सारा मोनोमर यूनिट है, बहुत सारा मोनोमर यूनिट है, जो कि मेरा क्या है, एमिनो एसिड है। मतलब वही मिले क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। मतलब बहुत सारा एमिनो एसिड मिले क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। सेम टू सेम न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, सेम यही होता है। जैसे समझिएगा कि अगर ये मेरा सपोज कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ये मेरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये न्यूक्लिक एसिड किससे बनेगा, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाता है, मेरा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो बोल सकते हैं हम कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जैसे सपोज कि ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये मेरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, मैं तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, मैं चौथा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ऐसा सोन बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलेगा और क्या बना देगा, मेरा न्यूक्लिक एसिड बना देगा। कोई दिक्कत? तो बोल सकते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वही मिलकर बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। बट ये जुड़ा हुआ किससे रहता है, ये जुड़ा हुआ किससे रहता है, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब बोल सकते सिंपल आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है। ठीक है, अब ये 3-5 क्या दिया हुआ है वो आगे देखेंगे। मतलब ये पोलरिटी होता है, तो बोल सकते हैं कि 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ कौन रहता है, न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए होता क्या है, जो मैं अब क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सिंपली याद रखिए कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इस तीनों को मिला दें तो क्या में बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता है कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, हम आगे देखेंगे। बट अभी ये बोल सकते हैं ना कि नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इस तीनों को मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड बने तो उसमें न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, हम अब क्या बोले कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इस तीनों को मिला के मेरा क्या बन रहा था, न्यूक्लियोटाइड बन रहा था। ठीक है, अगर सिर्फ इस दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा, देखिए अगर हम नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर अगर इसको मिलाते हैं, इस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, मेरा क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है, और ऐसे अब बस याद करें, डीएनए जानते हैं डीएनए क्या होता है, आगे अच्छे से पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है। बट अभी जानते हैं कि क्वेश्चन यहाँ सीधे पूछता है कि बैकबोन ऑफ डीएनए किसको बोलते हैं हम, तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हैं कि बैकबोन ऑफ डीएनए किसको बोलते हैं हम, पेंटोज शुगर को और फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। ठीक है, फिर आपका पहले दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी तक क्या जाने हम बस ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन कोई चीज़ हम नहीं पता क्या है। अगर इस तीनों को मिला दे तो क्या मैं न्यूक्लियोटाइड बन रहा था, क्या न्यूक्लियोटाइड बन रहा था। अगर सिर्फ इस दोनों को मिला दो मैं क्या न्यूक्लियोसाइड बन रहा था, क्या मतलब न्यूक्लियोसाइड बन रहा था। और इस दोनों को क्या बोलते हैं हम, बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं। आगे पढ़ाएंगे, जैसे सपोज ये डीएनए है तो इसका बैकबोन क्यों बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आते हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। देखिए हम सिंपली बोल सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकल रिंग स्ट्रक्चर। मतलब सिंपली मतलब समझिए ना, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर हो जिसमें क्या हो जाए, नाइट्रोजन आ जाए। ठीक है, वो मेरा क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। जनरली दो टाइप का हमको हम पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड में होता बहुत तरह का, बट न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पैरामिडिन। एक क्या होता है, प्यूरिन, एक होता है पैरामिडिन। अब ध्यान, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि ये मेरा क्या है, अगर डबल रिंग आ रहा है तो मेरा क्या होगा, प्यूरिन होगा। अगर सिंगल रिंग आ रहा है तो मेरा क्या होगा, पैरामिडिन होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि पैरामिडिन या प्यूरिन में नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे है। अब किसी के मन में आया कि जरूरी है हम इधर से नंबरिंग कर देंगे, तो नहीं। एक रूल होता है, इसको बोलते हैं IUPAC रूल। ठीक है, आई IUPAC रूल के थ्रू हम नंबरिंग, आप लोग 12th पास करके आए हुए हैं, तब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में IUPAC रूल। ठीक है, इसीलिए उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो IUPAC रूल से अगर देखें हम लोग तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं नाइट्रोजन किस अगर पूछेगा प्यूरिन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो 1 3 7 9।
पैरामिडिन में कहाँ का प्रेजेंट रहेगा, 1 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि प्यूरिन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है और पैरामिडिन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, दो, एक प्यूरिन होता है, क्या होता है, एक पैरामिडिन होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट हमें क्या याद करना है, प्यूरिन में दो टाइप होता है, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। मतलब बोल सकते हैं कि प्यूरिन में जो नाइट्रोजन बेस है वो मेरा क्या होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा। पैरामिडिन में क्या होगा, ये थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल। इसका ट्रिक ये याद करने का, सी यू टिकट, सी से साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ठीक है, अभी तो क्या क्या पढ़ लिया, जो मेरा नाइट्रोजनस बेस है वो दो तरह का हुआ, एक हुआ प्यूरिन, एक हुआ पैरामिडिन। प्यूरिन में 2 हुआ, हम तो ऐसे करते हैं AG पूरी लाना है, AG पूरी लाना है। ठीक है, तो एडेनिन ग्वानिन किस में आ गया, प्यूरिन में आ गया, और CU टिकट किस में आ गया, पैरामिडिन में आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए कि जो मेरा प्यूरिन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी किस में आता है, पैरामिडिन में आता है। क्या कंट्रोवर्सी आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक मेरा DNA होता है, ठीक है, एक मेरा RNA होता है। ठीक है, आगे पूरा अच्छे से जाएंगे डिटेल में, DNA में अंतर क्या है अच्छे जाएंगे। अभी जान जाइए, DNA में अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है, अभी पहले नाइट्रोजन बेस 5 तरह का हुआ, एक मेरा एडनिन हो गया, मेरा ग्वानिन हो गया, मेरा साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, थाइमिन हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता है, तुम क्या बोलेंगे, यूरासिल। तो यूरासिल कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ RNA में होता है। तो बोल सकते हैं कि प्रेजेंट ओनली इन RNA कौन, यूरासिल। प्रेजेंट ओनली DNA क्या होता है, थाइमिन। मतलब यहाँ से क्या समझे हम, ये समझे कि DNA सपोज DNA मेरा एडेनिन ग्वानिन तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा साइटोसिन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत कहाँ आ रहा है, यूरासिल और थाइमिन में ना। अगर DNA पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, थाइमिन डाल देंगे। RNA में मेरा क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन तो होगा ही, साइटोसिन भी होगा, ठीक है ना। बट अगर थाइमिन जब क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो मेरा DNA में क्या कहता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन होता है। RNA में क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और क्या होता है, यूरासिल होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिर्फ DNA में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन होगा, और क्या कहते हैं RNA में क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा। किसके जगह पर, बस ये जैसे RNA में थाइमिन के जगह पर क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, अभी समझ जाइए, आगे अच्छे समझेंगे कि जो में एडेनिन होता है ना, वो हमेशा थाइमिन से ही जुड़ेगा। वो सपोज एडेनिन जो है ना, वो साइटोसिन से नहीं जुड़ सकता है। जो एडेनिन है मेरा, वो यूरासिल से नहीं जुड़ सकता है, वो किस जुड़ेगा, थाइमिन से ही जुड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, जो मेरा ग्वानिन है वो साइटोसिन से ही जुड़ेगा, किससे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। आगे पढ़ेंगे अच्छे जाएंगे डिटेल में कि जो मेरा ग्वानिन है, सपोज मेरा एडेनिन है, वो किससे जुड़ेगा, थाइमिन से ही जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। जो मेरा ग्वानिन है वो साइटोसिन से ही जुड़ेगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हाउ मच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन A एंड T। क्वेश्चन क्या पूछ देगा, हाउ मच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन G एंड C। तो आप क्या बोलिएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे 4 गो फुल क्या होता है, कैसे होता है, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्या आता है, पेंटोज शुगर। ये देखिए क्या होता है, ये भी 2 हुआ। अगर सिंपली हम जब पढ़ रहे हैं DNA और RNA पढ़ रहे हैं तो ये भी 2 ही होगा। देखिए जो RNA में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी राइबोज शुगर। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, जो मेरा शुगर हुआ ना, जो मेरा शुगर हुआ वो 2 तरह का हुआ। समझिए पहले बात को, फिर इसे समझ लिए। जो मेरा शुगर हुआ 2 तरह का हुआ, एक मेरा क्या हुआ, राइबोज शुगर, एक मेरा क्या हुआ, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। सिंपली देखिए, एक मेरा क्या हुआ, राइबोज शुगर, एक मेरा क्या हुआ, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब ध्यान दीजिएगा, R से राइबोज, R से RNA। ठीक है, ये ट्रिक है कि R से राइबोज, R से RNA। RNA में कौन सा शुगर पाया जाएगा, तो सीधे क्या बोलेंगे, राइबोज शुगर पाया जाएगा। DNA में कौन शुगर पाया जाएगा, तो 2 डीऑक्सी। मैं सिंपली दे सकते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर मेरा राइबोज शुगर का है, ये किसका है, मेरा राइबोज का है। इसका भी IUPAC नेमिंग कर लिए, 1 2 3 4 ये 4 5 कर लिए, 1 2 3 4 5 कर लिए। जो मेरा पेंटोज शुगर होगा, जब आपको हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएं तो वहाँ बताते हैं पेंटोज कितना होता है, 5 का होता है। 5 तो 5 कार्बन बना रहता है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा किसका स्ट्रक्चर हो गया, राइबोज का। अगर इस राइबोज शुगर से इसके दूसरे नंबर से हम ऑक्सीजन हटा दें, मतलब ये वाला क्या कर दे, ऑक्सीजन गायब कर दे। देखिए इसमें है पहले सेम, बाकी सबका सब स्ट्रक्चर सेम है। अगर दूसरे नंबर से हम ऑक्सीजन गायब कर देते हैं तो मेरा हो गया 2 डीऑक्सी। नाम ही क्या है, 2
डीऑक्सी मतलब कि दूसरे स्थान से ऑक्सीजन का रिमूवल, क्या बोलेंगे, दूसरे स्थान से ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है। तो जैसे ही हम दूसरे नंबर से ऑक्सीजन रिमूवल कर देंगे वो मेरा क्या बन जाएगा, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। वो किसे प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत, लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ किसका किसमें डिफर आता है, कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसका स्ट्रक्चर भी याद कीजिए, कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट पे किस पे आते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। किस पे आते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। वो क्या हो, देखिए सिंपली जो मेरा PO4 3- है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें क्या देखिए लिखा है, ज्वाइन शुगर थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए। अभी आपको बताए थे ना कि जो मेरा क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। इसमें ये पेंटोज शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के ही बनाता है ना बैकबोन, किसका, डीएनए का। वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, हम ऐसे याद किए हुए हैं। SP ट्रिक क्या है, SP जो मेरा सपोज ना सुप्रीम पुलिस, वो मेरा बैकबोन है ना, हमारा बैकबोन है। तो मैं याद किया हुआ है कि बैकबोन किसका होता है, बैकबोन क्या क्या बना होता है, S से शुगर, P से फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। अब देखिए और ध्यान दीजिएगा, ये PO4 3 क्या है, माइनस है, मतलब 3 माइनस चार्ज है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही डीएनए में क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। आगे पढ़ेंगे डीएनए तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि मेरा डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, किसके कारण, मेरा PO4 3- के कारण मेरा डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। रीजन क्या है, यहाँ 3 माइनस चार्ज है ना। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, जो मेरा फॉस्फेट है, जो मेरा फॉस्फेट है, जो मेरा फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ दिख रहा होगा, जो मेरा फॉस्फेट ग्रुप है वो भी जुड़ेगा किससे, पेंटोज शुगर जुड़ेगा। किस बॉन्ड से जुड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5वां कार्बन पहले शुगर के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक शुगर है, ठीक है, ये मेरा एक शुगर है, ये मेरा एक शुगर है, ठीक है। तो इसका सपोज क्या करते हैं कि अगर नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5वां ये मेरा कार्बन है कि 5वां कार्बन पहले शुगर के, 5वां कार्बन पहले शुगर के, ठीक है। और तीसरा कार्बन दूसरे शुगर के। सपोज कि यहाँ मेरा क्या रहेगा, यहाँ भी मेरा क्या है, दूसरा को शुगर रहेगा। तो ये 5वां कार्बन और ये मेरा क्या रहेगा, तीसरा कार्बन रहेगा। ये दोनों आपस में मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। नहीं समझे, लेकिन समझाता कि क्या हुआ। बोल रहा है कि जो मेरा फॉस्फेट ग्रुप हो जुड़ेगा कैसे, तो 2 शुगर रहेगा, तो पहले शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ेगा और दूसरे शुगर के तीसरे कार्बन से। सपोज यहाँ पे एक शुगर है, यहाँ दूसरा शुगर है, तो यहाँ 5वां कार्बन से निकलेगा और इसके तीसरे कार्बन से निकलेगा और एक बॉन्ड बना देगा। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अभी आपको थोड़ा मतलब कि लगेगा कंफ्यूजिंग क्या हो रहा है, बट अब आगे जाइएगा जब देखिए क्या कहते हैं कि जब डायग्राम बताएंगे पूरा डीएनए कैसे कैसे ये जुड़ता है, कैसे कैसे होता है, वहाँ आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। बस अभी आप देख लीजिए, आगे क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि जो मैं न्यूक्लियोटाइड है वो क्या क्या किससे बन रहा था, नाइट्रोजन बेस से बन रहा था, वो हम पढ़ लिए। फिर ये पेंटोज शुगर से बन रहा था, वो भी थोड़ा जान गए क्या होता है। फिर फॉस्फेट ग्रुप से बन रहा था, वो भी जान गए। अब हम इस दोनों को मिलाया क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड बना रहे थे। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखिए वही लिखा हुआ है ना कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, अभी बताया ना, उससे मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। किससे जुड़ा रहता है, बीटा इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब बोल सकते हैं हम सिंपली कि मेरा सपोज ये नाइट्रोजन बेस है और ये मेरा पेंटोज शुगर है, ये दोनों किस बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, जो बीटा इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब पहले आप एक चीज़ देखिए कि अभी हम क्या बताएं कि जो न्यूक्लियोसाइड किससे किस बन रहा था, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से बन रहा था। अब देखिए सपोज पहले आप डायग्राम देखता, आप ये भी समझिए कैसे कैसे हो रहा था। ये मेरा एडनिन है, एडनिन मेरा क्या है, एक तरह का नाइट्रोजन बेस है ना। अभी पढ़ाए थे ना कि जो मेरा प्यूरिन में आता है एडनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है। तो मेरा सपोज हम एक एडनिन ले लिए, ये मेरा क्या हुआ, शुगर हो गया, सॉरी ये मेरा क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है। और जस्ट उसको क्या लिया, हम राइबोज ले लिए, मेरा क्या शुगर हो गया। तो वही है ना कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलके ना सारे बनाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, शुगर हो गया। अब देखिए दो जुड़ कैसे रहा है। तो ये मेरा प्यूरिन हो गया, सपोज में प्यूरिन हो गया, तो प्यूरिन के जो 9वां मेरा नाइट्रोजन है वहाँ से जुड़ेगा किसके, शुगर के पहले कार्बन से। वही लिखा हुआ है ना कि प्यूरिन का 9वां नंबर नाइट्रोजन, प्यूरिन का 9th नंबर नाइट्रोजन से जुड़ेगा शुगर का
पहला नंबर कार्बन से, ठीक है। और ये मेरा बॉन्ड कौन सा है, यही मेरा है आपको ये वाला बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये इतना मिलकर मेरा क्या बना देगा, कि इतना में क्या बना देगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और ये हम साइड में ऐड कर दिए हुए हैं कि जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ये मेरा पूरा क्या बन गया, डीएनए न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। कोई दिक्कत देखिए। अब ये इसमें क्या समझाया, ये मेरा एडनिन था, मैं शुगर था, ये सॉरी ये नाइट्रोजन बेस था, ये मेरा क्या था, ये राइबोस था, शुगर था। ये दोनों इसको तोप लीजिए, इसको हटा लीजिए, ये दोनों मिलके क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब जैसे ही इसको ऐड किए क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्यूरिन का N9 नंबर, प्यूरिन का N9 और क्या कहते हैं पेंटोस शुगर का C1 कार्बन, जुड़े क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। सेम टू सेम क्या, अगर सपोज कि हम कोई पैरामिडिन लेते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन का N1 रहेगा और पेंटोस का तो कार्बन 1 से ही जुड़ेगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए हम क्या क्या न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए, न्यूक्लियोसाइड जान गए अच्छे से क्या होता है। अब देखिए, अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड पर। बताए थे ना, जैसे हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड सोन मिलके मेरा क्या बना रहा था, न्यूक्लिक एसिड बना रहा था। कोई दिक्कत, अगर डायग्राम से देखें, अगर ये मेरा न्यूक्लिक एसिड है तो इसके अंदर बहुत सारा मेरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारा मेरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, हम अब पता है न्यूक्लिक एसिड होता है क्या है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, वो पता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतना ये तो पता ही होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखें यहाँ एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड सर्व एज रिपोजिटर एंड ट्रांसमीटर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है। इसका सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि सपोज कि ये क्या कहते हैं कि मेरे फादर है, ठीक है, या फिर किसी के फादर है, ये क्या है, फादर है। अब फादर और ये मदर है, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या हुआ, क्वेटस हुआ और प्रोजेनी निकल के आया, जो क्या है, सन या डॉटर है। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर है वो आएगा। हम बोलते हैं ना कि इसका आँख इसके पापा से मिल रहा है, या फिर इसका नाक इसके मम्मी से मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो आ रहा है ना कुछ ना कुछ कैरेक्टर आ रहा है। वो कैरेक्टर आता कैसे है, वो कैरेक्टर आता है आपको जीन के थ्रू। किसके थ्रू आता है, जीन के थ्रू आता है। पढ़े ना, किसके थ्रू आता है, जीन के थ्रू आता है। और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल, डीएनए होता है। मैं सिंपली आप पढ़े ना, ये मेरा सपोज सेल है, इतना पता होगा। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। अब इसको बड़ा कर देते हैं, ये मेरा क्या, क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और इस डीएनए पे क्या होता है, मेरा जीन होता है। कोई दिक्कत। और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि फादर से सन में कैरेक्टर लाने का। फादर से सन में कैरेक्टर जो आता है किसी कारण आता है, इस जीन के कारण आता है। कोई दिक्कत। और ये जीन होता कहाँ पे है, डीएनए पे होता है। तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कौन करता है, हमारा डीएनए ही करता है। या डीएनए बोले तो या फिर न्यूक्लिक एसिड बोले तब, डीएनए बोले तो या फिर न्यूक्लिक एसिड बोले तब। होता है ना कि थोड़ा मतलब कि लेवल अंदर घुसते तो क्या न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए, वही बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं कि जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो कौन करता है, जीन करता है। जीन किस पे होता है, डीएनए पे होता है। और डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। कोई दिक्कत, वही हुआ, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड हुआ ना दो टाइप, डीएनए आरएनए, उसका फंक्शन देखते हैं। उसमें डीएनए का देखते हैं। डीएनए मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं सिंपली बोल सकते हैं कि कोई स्पीसीज कैसा है, उसका आइडेंटिटी कौन कौन मेंटेन कर रहा है, डीएनए मेंटेन कर रहा है। कोई दिक्कत। अभी अभी आपको समझाएं कि डीएनए क्या है, हमारा हेरिडिटी जो तो वही कैरेक्टर बेसिक ऑफ क्या है, हेरिडिटी है। मतलब कि फादर से मदर में जो भी आ रहा है कैरेक्टर आ रहा है, वो कौन कैरी करता है, डीएनए करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या है, एवरी एक्सपेक्ट ऑफ सेलुलर फंक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ डीएनए। मतलब कि जितना भी सेलुलर फंक्शन होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, हमारा डीएनए ही कंट्रोल करेगा। इसी कारण हम क्या बोलते हैं बट देखिए यहाँ उस पर जीन आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए क्यों बोलते हैं, जो मेरा अभी अब समझाया ना कि क्या कहते हैं कि ये मेरा डीएनए के ऊपर जीन है, और जीन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में लाने के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि जीन ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट है किसके लिए, जेनेटिक के इन्फॉर्मेशन के लिए। मतलब कि कोई भी कैरेक्टर
फादर से सन में जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, जीन के थ्रू जाएगा, और ये जीन होता कहाँ पे, डीएनए पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, आपको देखिएगा कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल डोगमा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान देखिए, क्वेश्चन से यहाँ से डायरेक्ट पूछता है कि सेंट्रल डोगमा होता क्या है। पहले देखिए इसको दिया कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस क्रिक दिए थे। कौन दिए थे, फ्रांसिस क्रिक। चलिए देखिए बहुत ही सेंट्रल डोगमा से सिंपली आखिर पहले क्वेश्चन ये था कि सेंट्रल डोगमा होता क्या है। हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन बनता कैसे है, तो इसका खोज कौन किए थे, फ्रांसिस क्रिक किए थे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, आरएनए से डीएनए कैसे बन रहा है, डीएनए आपस में रिप्लिकेशन कैसे कर रहा है, ये कौन कौन बताया था, फ्रांसिस क्रिक बताए थे। कब बताए थे, 1958 में बताए थे। और इसका नाम क्या रख दिए, सेंट्रल डोगमा रख दिए। वो बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, सीधे बोलेगा ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है ना जो डीएनए से आरएनए बनाता है। आरएनए से प्रोटीन कौन से प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन से बनता है। कोई दिक्कत। जब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है तो आरएनए से डीएनए किससे बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा ही चल रहा है ना, देखिए डीएनए से आरएनए गया ट्रांसक्रिप्शन, तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए वापस से डीएनए बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेशन। कोई दिक्कत। तो यही चार चीज़ है जो सेंट्रल डोगमा में याद रखना है। पहला क्या रखना है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, वो मेरा क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आरएनए से मेरा क्या प्रोटीन बन रहा है, ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। डीएनए से आरएनए से डीएनए बन जाएगा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये अगर वापस बना तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। ये तो पता ही है ना, अगर कोई चीज़ है जो बार बार खुद बना रहा, मतलब अपना चीज़ बार बार खुद बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन ही बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए बन उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। वही लिखा हुआ है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब थोड़ा जानते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। उस समय से डीएनए आरएनए पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान, पहले हम अपने लिए जानते हैं। देखिए ये मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि एक रफ बना रहे हैं, और ये मेरा आरएनए का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ चुके हैं कि डीएनए में कौन शुगर होता है, पीछे पढ़े हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में क्या होता है, राइबोज। जो मेरा डीएनए तो में क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। में क्या होता है, डबल हेलिक्स ये होता है, मतलब कि ये एक हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स। ठीक है, जो मेरा क्या कहता है आरएनए होगा, में क्या होगा, सिंगल हेलिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बेसिस आप पीछे पढ़ाए थे, बेसिस में क्या क्या होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यहाँ पर एयूजीसी होगा। इससे पीछे पढ़ाया था आपको ना कि जो कहते जो एडेनिन होगा, मतलब कि प्यूरिन तो पूरा होता ही, मतलब एडेनिन और ग्वानिन तो रहता ही है। अगर डीएनए का बात कर रहे हैं तो डीएनए में थाइमिन आ जाता है, ठीक है ना, साइटोसिन तो रहता ही है। वही अगर आरएनए का बात कर रहे हैं तो एडेनिन और ग्वानिन तो एडेनिन और ग्वानिन तो रहेगा ही, ठीक है, साइटोसिन रहेगा ही। फिर क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। वही लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है AGUC ATGC, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर फिर से जानना है तो देखिए एक बार फिर से बताते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम इससे पहले बताए थे कि ये मेरा डीएनए हो गया, ये मेरा आरएनए हो गया। ठीक है, डीएनए में प्यूरिन तो रहेगा ही, मतलब एडेनिन ग्वानिन तो रहेगा ही। आरएनए में भी एडेनिन ग्वानिन तो रहेगा ही। बस अंतर कहाँ आ रहा था, यूरासिल पे और थाइमिन पे। जो मेरा यूरासिल था वो किस में आ रहा था, वो मेरा आरएनए में आ रहा था, और थाइमिन में किस में आ रहा था, डीएनए में आ रहा था। बस हो गया। सेम साइटोसिन तो रहेगा यहाँ भी, साइटोसिन रहेगा यहाँ भी। बस डीएनए में क्या आएगा, थाइमिन, और आरएनए में क्या आएगा, यूरासिल। देखिए AGCU लिखा हुआ है, AGCU लिखा हुआ है, ATGC वो लिखा हुआ है। सब ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसका फंक्शन क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब फादर से सन में आया कोई भी इन्फॉर्मेशन वो कौन करता है, डीएनए लाता है। बट आरएनए काम क्या है, यहाँ देखिए आरएनए काम क्या था, प्रोटीन बनाना था। आरएनए जो है प्रोटीन बना रहा था, तो वही इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। कोई दिक्कत। मेरा डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है, ये मेरा क्या है, लेस स्टेबल है। अच्छा मोर स्टेबल क्यों है, ड्यू टू डबल हेलिक्स। समझ गए, ड्यू टू डबल हेलिक्स। मतलब कि किसी भी चीज़ में आप खुद सोचिए ना कि क्या कहते हैं, कोई चीज़ सिंगल स्टैंडर्ड है, कोई चीज़ ऐसे है सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, और कोई डबल स्टैंडर्ड है, तो दोनों में मजबूत कौन है, डबल वाला ना। तो अब हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या अंतर है। या फिर बोल सकते हैं कि डीएनए का डिटेल देखेंगे, फिर आरएनए का देखेंगे, हमारा चैप्टर का वजह खत्म। तो जैसा कि जानते हैं डीएनए हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। ये आपको
ये देखिए आपको पहला स्टैंडर्ड, ये आपका दूसरा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, तो वही लिखा हुआ है डीएनए हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। इसका डिस्कवरी कौन किए थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक किए थे, ठीक है। बट हमको कब किए थे, 1953। बट होता है ना पूरा नाम जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक, बट हम वाटसन क्रिक याद करेंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि डीएनए हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है और क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। समझिए क्या होता है, अभी वो बताए थे जो हमारा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे बना रहता है, नाइट्रोजन बेस से बना रहता है, साथ में पेंटोज शुगर होता है और साथ में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो बताया हुआ था कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें 3 निगेटिव चार्ज है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, कोई दिक्कत। और राइट हैंड का मतलब ये हुआ कि जब ये घूमता है तो राइट हैंड साइड से घूमता है, ठीक है। इस कारण बस याद कीजिए, याद मेरा क्या रहेगा, जो मेरा डीएनए क्या हो, राइट हैंड रहेगा और क्या रहेगा, निगेटिवली चार्ज होता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो डीएनए है ना इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, अभी बताए थे, ये पहला स्ट्रैंड, ये हमारा दूसरा स्टैंड, और साथ में ये क्या होता है, ये होता है आपका एंटी पैरेलल। क्या होता है, एंटी पैरेलल। अब ये एंटी पैरेलल बोलने का मतलब क्या है देखिए, अगर सपोज डीएनए का ये स्टैंड 5 डैश है, सपोज डीएनए का ये स्टैंड 5 डैश है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, अगर ये ऐसे आता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 डैश, कोई दिक्कत। अगर ये 3 डैश तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 डैश, ये क्या हो जाएगा, 3 डैश। डीएनए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये 5 तो ये 3, ये 5 ये 3, तो ये दोनों पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अगर एक 5 से 3 है, दूसरा क्या है, 3 से 5 है। अब देखिए जो डीएनए का डायमीटर, तो डायमीटर वो कितना होता है आपको 20 एंगस्ट्रॉन याद कर लेना है ठीक है। पर है ना, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए का एक पीच क्या हुआ, ये आपका पीच हो गया सपोज, मतलब एक टर्न बोल सकते हैं। ये इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ आपको होता है 34 एंगस्ट्रॉन। इसको थोड़ा बड़ा कर देखते हैं सपोज ये डीएनए हो गया, ठीक है। इसका एक एंगस्ट्रॉन, ये इसका एक ये पीच हुआ, इसका साइज कितना रहेगा, इसका साइज आपको रहेगा 34 एंगस्ट्रॉन। और एक पीच के अंदर ना 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड। पढ़े थे 10 क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, मान लीजिए 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। सपोज कि मतलब क्या कहते हैं, इधर आपको फॉस्फेट ग्रुप होगा, इधर आपको शुगर होगा, यहाँ आपको क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस लगा होगा। मतलब यहाँ पे ए रहेगा, जी रहेगा, सी रहेगा, कुछ भी रह सकता है, टी रहेगा, ए रहेगा, जी रहेगा, कुछ भी हो सकता है। आप पढ़े हैं ए जो होता है वो डबल बॉन्ड किससे, टी से जुड़ा रहता है, जी किससे, सी से, ट्रिपल से। तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ क्या होगा, टी होगा, यहाँ क्या होगा, टी होगा। यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा, जी होगा। यहाँ ए है तो क्या होगा, टी होगा। टी है तो क्या है, ए होगा। कोई दिक्कत। तो सिंपली बोल सकते हैं कि एक जो होता है, मतलब क्या कहते हैं, एक पीच जो होता है, एक टर्म होता है, एक टर्म के अंदर कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये पूरा 34 है, इसके बीच में 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 34/10 कर देंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉन। कोई दिक्कत। इसका समरी ये सिंपली हुआ कि अगर सपोज ये डीएनए का एक टर्म लेते हैं तो इसका साइज कितना है, सॉरी इसका मतलब लेंथ कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड मतलब कि, तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच का गैप कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन। कोई दिक्कत। तो वही लिखा हुआ है कि ईच टर्म या फिर पीच बोलते हैं, उसका कितना होता है साइज, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और 10 उसमें क्या कहते हैं, 10 पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो एक पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉन। कोई दिक्कत, चल ध्यान दीजिए। अब डीएनए में ही ना क्या कहते हैं कि मतलब हर एक स्ट्रैंड में 2 साइड होता है, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ से, इसमें ये जो पार्ट है के अंदर वाला है, ये क्या है, ये बाहर वाला है। तो जो बाहर वाला है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। अंदर वाला क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। कोई दिक्कत। ये अंदर तरफ रहेगा, जो हाइड्रोफोबिक रहेगा ये मेरा क्या रहेगा, अंदर तरफ रहता है। कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ड्यू टू बेस पेयरिंग। बिल्कुल सही बात है। देखिए समझिए क्या होता है, सपोज ये मेरा डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड है, दोनों आइडेंटिकल है क्या, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे सेम नहीं है, अगर ये 5 से 3 है, सपोज ये 5 से 3 है, तो ये मेरा क्या है, इधर से नीचे से 5 से 3 है, तो दोनों तो आपको सेम नहीं, दोनों यहाँ देखिएगा, अगर ये 5 है तो ऐसे आया, ये 5 से 3 है, तो ये मेरा क्या है, 3 से 5 है, तो दोनों मेरा क्या कहते हैं, आइडेंटिकल नहीं है, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। रीजन क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे ए है तो यहाँ क्या होगा, टी ही होगा। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ क्या होगा, सी ही होगा। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ क्या होगा, जी ही होगा। अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या होगा, ए ही होगा। मतलब आपस में एक दूसरे क्या कॉम्प्लीमेंट्री। अगर यहाँ पे ए है तो कंपल्सरी यहाँ टी ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है।
वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि नॉट आइडेंटिकल, दोनों स्टैंड क्या होता है आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कोई दिक्कत। चलिए अभी उतना उतना से ज्ञान दे रहे थे कि जो दोनों स्टैंड होता है वो किससे जुड़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अभी इतना बताया ना कि क्या कहते हैं कि जो मेरा ए रहेगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी से जुड़ा रहेगा, जो मेरा जी रहेगा वो ट्रिपल सी से रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। तो एक और टी में डबल होता है, इसमें ट्रिपल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये लिखा हुआ है कि दोनों स्टैंड किससे जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, डबल डबल, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो मेरा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जो मेरा जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से स्ट्रॉन्गर होता है, क्या स्ट्रॉन्ग, और कितना स्ट्रॉन्ग होता है, 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको सोचिए ना, आप पढ़े ना कार्बन फैमिली में कि जो डबल बॉन्ड होता है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत, कुछ नहीं, यहाँ पे दो बॉन्ड है इसको तोड़ने में ताकत, और 3 बॉन्ड है इसको तोड़ने में ताकत, ज़्यादा किसमें लगेगा, 3 में लगेगा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होता है मेरा, 3। इसको जनरल क्या बोलते हैं, अल्काइन, याद है ना अल्काइन, ये मेरा क्या होता है, अल्कीन। चलिए ठीक है, अब एक नया चीज़ आपको सीखना चाहिए कि चार्गोफ रूल क्या होता है, ठीक है, चार्गोफ रूल क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहले समझते फिर देखते हैं। चार्गोफ रूल सिंपली ये बोलता है ना कि प्यूरीन और पैरामिडीन का जो सम रहेगा ना वो मेरा क्या है, इक्वल रहेगा। पर समझिए क्या बोलता है, ये चार्गोफ बोलता है कि एडेनिन का कंटेंट इक्वल रहेगा कि थाइमिन के, और गुआनिन का कंटेंट इक्वल किसके रहेगा, साइटोसिन के। अब जानते हैं, अब खुद सोचिए, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। सपोज कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का बेस पेयर है, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो इससे जुड़ा हुआ कौन रहेगा, थाइमिन ही तो ना। तो बोल सकते हैं अगर 5 एडेनिन है तो थाइमिन कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि जाहिर बात है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर यहाँ पर अगर एडेनिन आता है तो साथ में थाइमिन तो आएगा डबल बॉन्ड के साथ, और अगर यहाँ पर ग्वानिन आता है तो साथ में क्या आएगा, साइटोसिन आएगा ही। तो वही बोल रहा है कि कंटेंट ऑफ एडेनिन, जो एडेनिन का कंटेंट रहेगा वो बराबर किसके रहेगा, थाइमिन के, और जो ग्वानिन का रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, साइटोसिन के। ये रूल क्या बोलते हैं हम, चार्गोफ रूल। इसको एक और तरीका लिखने का ये होता है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस, सॉरी ये थाइमिन प्लस साइटोसिन। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्गोफ रूल। क्या बोलते हैं, चार्गोफ रूल। अब थोड़ा समझते हैं, अगर सपोज 5 मेरा एडेनिन है तो थाइमिन कितना होगा, 5 ही होगा। अगर ग्वानिन मेरा 7 है तो मेरा साइटोसिन कितना होगा, 7 ही होगा। अब देखिए ए प्लस जी कर दीजिए, 7 प्लस कितना हो गया, 12, टी प्लस सी कितना हो जाएगा, 12। कोई दिक्कत। तो ये मेरा क्या है, चार्गोफ रूल। देखिए वही लिखा हुआ है कि कंटेंट ऑफ एडेनिन टू थाइमिन एंड ग्वानिन टू साइटोसिन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, चार्गोफ रूल बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही बात है कि ए के जितना ए रहेगा उतना ही टी रहेगा, जितना सी रहेगा उतना ही सी रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्गोफ रूल बोलते हैं। अब एक बहुत अच्छा चीज़ आता है ना कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है। ये मतलब कि होता है ना, जनरली लोग समझ नहीं पाता है क्या है, नहीं है, समझिए क्या होता है। हम सपोज डीएनए को ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, सपोज जो सीधा कर लिए बना रहे हैं, ये यहाँ पे मेरा क्या बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये मेरा 5 है, ये 3 है, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। देखिए जब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब जब डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन जिस साइड से स्टार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर। क्या बोलेंगे, प्रमोटर एंड। कोई दिक्कत। और जहाँ पे खत्म होगा हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर एंड। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर एंड। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा, तो एक प्रमोटर एंड होगा, एक क्या होगा, टर्मिनेटर एंड होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रमोटर एंड में जो 3' वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। या फिर दूसरा में क्या होता है, सेंस कोड। क्या होता है, सेंस कोड। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एंटी सेंस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसाइड ऑन वन ऑफ 2 स्ट्रैंड नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। मतलब कि हाँ, प्लस ध्यान दीजिएगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा ना, तो जब ये अनकॉइल हो, जब खुलेगा तो सबसे पहले कौन सा खुलेगा, ये 3' वाला खुलेगा। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। सिंपल समझ सकते हैं कि एक टेम्पलेट होता है, ठीक है, एक कोडिंग होता है, ठीक है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड उसका दूसरा नाम क्या है, ये सेंस कोड है। और इसका काम क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखना। वही बोल रहा है ना कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस पे रहेगा, टेम्पलेट पे रहता है। और क्या कहते हैं, जो दूसरा वाला बच गया वो मेरा क्या हो गया, ये वाला मेरा क्या हो गया, एंटी सेंस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो ये टेम्पलेट और एंटी सेंस ये भी याद करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट, अब जो हम उस समय से डीएनए रट रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो पता है ये कौन सा, ये डीएनए है, बीटा डीएनए फिर बी डीएनए। कोई दिक्कत।
मतलब कि जो भी हम पढ़ रहे थे कि फ्रांसिस और क्रिक जो डिस्कवरी किए थे, ये वाटसन और फ्रांसिस डिस्कवरी किए थे, ये कौन सा डीएनए था? ये था आपको बीटा डीएनए। किसका डिस्कवरी किया था? डिस्कवरी किसका किए थे? ये बीटा डीएनए का डिस्कवरी, बीटा डीएनए का डिस्कवरी था। कोई दिक्कत, बीटा बोलिए बी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो डीएनए पता है पूरी 6 तरह का डीएनए होता है। एक ए डीएनए होता है, एक बी डीएनए होता है, एक सी होता है, एक डी होता है, एक ई होता है, एक जेड होता है। कोई दिक्कत? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और जेड होता है। जिसमें जो वाटसन और क्रिक डिस्कवरी की वो कौन था? वो मेरा बी वाला था। कौन था मेरा? वो मेरा बी डीएनए था। क्या था मेरा? वो मेरा बी डीएनए था। ठीक है, जो भी हम अभी डिटेल स्टडी पढ़ रहे हैं जिस डीएनए के बारे में, मेरा कौन सा डीएनए? बी डीएनए। वही लिखा हुआ है कि डीएनए जो है ना, डीएनए जो है एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट 6 डिफरेंट फॉर्म में। 6 डिफरेंट फॉर्म। कौन कौन? ए बी सी डी ई और जेड। इसमें जो बी वाला डीएनए है उसी का डिस्कवरी कौन किए थे? वाटसन और क्रिक किए थे। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान दीजिएगा कि क्या डीएनए का लेंथ सबका सेम रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। सपोज क्या कहते हैं, कोई ई कोलाई है, इसका डीएनए का लेंथ क्या रहेगा? अलग रहेगा। मतलब कोई और बैक्टीरिया है, उसका डीएनए का लेंथ क्या रहेगा? अलग रहेगा। ध्यान दीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर लेंथ। क्या बोलते हैं? काउंटर लेंथ। देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ काउंटर लेंथ। ये क्या होता है? ये सिंपली आप ये ऐसे जान जाइए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब का डीएनए का लेंथ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर लेंथ। अब क्वेश्चन ये आता है डीएनए का लेंथ वेरी कैसे करेगा? तो सिंपल बात है ना, जो मेरा सपोज ये मेरा डीएनए है, तो ये डीएनए बड़ा हो गया, मतलब किसी का बड़ा है, किसी का क्या छोटा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इसके बीच में कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। मान लीजिए कि एक डीएनए है, एक डीएनए, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए 10 है, जो सिंपल सिंपल ह्यूमन में होता है। दूसरा डीएनए है, इसके बीच में क्या है? मान लीजिए 50 है। तो जाहिर बात है ना कि ये वाला डीएनए का लेंथ क्या रहेगा? बड़ा रहेगा इसी कंपेरिजन में। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। मतलब कि नंबर ऑफ जो मेरा न्यूक्लियोटाइड रहेगा उस पर डिपेंड करेगा डीएनए का लेंथ। तो डीएनए का लेंथ किसका ज़्यादा? जिसका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कोई दिक्कत नहीं, टू ए बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। बस सिंपली आप समझ सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा किसी भी डीएनए में, वो डिपेंड किस पे वो क्या बताएगा कि इसका लेंथ बड़ा है या फिर छोटा है। उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर लेंथ बोलते हैं। अब कुछ डाटा है जो याद करना पड़ेगा। जैसे बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरियोफेज होता है कौन सा? साई 124। इसमें कितना? इसमें 5386 क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये डाटा याद करना पड़ेगा। जो बैक्टीरियोफेज में लेमडा होता है, इसमें कितना होता है? 4850 बेस पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको 5380 क्या है? मेरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और ये 48502 क्या है? मेरा बेस पेयर है। इसका लेंथ है कितना होता है? 16.5 म्यूम लेंथ होता है। जो मेरा ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके पास कितना बेस पेयर होता है? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होता है। कोई दिक्कत? जो ह्यूमन हमारा डीएनए है उसका लेंथ कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होता है। ठीक है, बेस पेयर है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए, ये मेरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, और ये सब मेरा क्या है? बेस पेयर है। सबका लेंथ दिया हुआ है। ये तो आपको पता है कि डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2 मीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट, डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2 मीटर होता है। और ये जो डिफरेंट लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर लेंथ। क्या बोलते हैं? काउंटर लेंथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए डीएनए एग्जिस्ट कैसे करता है। डीएनए आपको एग्जिस्ट करेगा लीनियर फॉर्म में भी और सर्कुलर फॉर्म में भी। कोई दिक्कत? जनरली जितने भी होते हैं ना हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसमें डीएनए क्या होता है? मोस्टली लीनियर होते हैं। जैसे बोला हुआ है ना कि हायर ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या होता है? लीनियर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए, बहुत सारा डीएनए जो होता है ना, जैसे बैक्टीरिया में, वो कैसे? वो आपको क्लोज सर्कल में भी, मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, स्कैटर्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकेरियोटिक कंटेंट सर्कुलर डीएनए। भी इंपॉर्टेंट याद करें कि अब पढ़ाया होता है ना कि सेल 2 तरह का होता है। सेल में पढ़ाए हुए आप जाके देख सकते हैं वीडियो। एक होता है यूकेरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो उसमें जो यूकेरियोटिक सेल है हमारा, उसका डीएनए क्या होता है? हमारा सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। जो मेरा यूकेरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, कैसा होता है? सर्कुलर होता है। आपको पढ़ा हुआ है ना कि क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट उसमें भी डीएनए होता है। बट अगर बात यूकेरियोटिक का आएगा तो उसमें कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? डीनेचरेशन क्या समझ रहे हैं? सिंपली डीनेचर मतलब ये हुआ कि जो मेरा डीएनए है ना, इसका डीनेचर हो जाना, इसका डीनेचर हो जाना। डीएनए से आरएनए बन जाना, फिर आरएनए से डीएनए बन जाना। ठीक है, जान लीजिए क्या लिखा हुआ है ये तुम जानते हैं डीएनए में क्या है? निगेटिवली चार्ज होता है,
एट फिजियोलॉजिकल पीएच, जो उसका पीएच उस पर। ये जो डीएनए है वो आपको यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है कितने पे, 260 नैनोमीटर पे, और पीएच कितना है 7, मतलब कि 260 नैनोमीटर पे ना डीएनए क्या करे, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा। अब यहाँ पे एक अच्छा चीज़ आता है कि रीनेचुरेशन क्या होता है, फिर रीएनेलिंग क्या होता है। सिंपली देखिए, द प्रोसेस इन विच द सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड कैन फॉर्म अ डबल हेलिक्स। मतलब कि बोल सकते हैं कि जो जब डीएनए बनता है मेरा वह सिंगल होगा, जो मेरा डीएनए बनता है डबल हेलिक्स डीएनए जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन या फिर रीएनियलिंग। ठीक है। अब एक और चीज़ आता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। मेल्टिंग टेम्परेचर है ये क्या होता है, देखिए वैसा टेम्परेचर, ठीक है ना, वैसा टेम्परेचर जिस पे डीएनए का हाफ ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉस तो बर्बाद हो जाता है। मतलब यहाँ देखिए, सपोज ये मेरा डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, समझिए, ठीक है। तो इसको हम इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट दे रहे हैं, दे रहे कोई ऐसा हीट तो जरूर होगा ना जिस हीट पे इसका हाफ जो मतलब जो क्या करते हैं, ये हाफ नहीं मतलब कि खुलना चालू हो जाए। सिंपली बोल सकते हैं कि डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है ये हाफ खुल जाए या फिर हाफ डीनेचर हो जाए, फिर हाफ लॉस्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर बोलेंगे हम मेल्टिंग टेम्परेचर। कोई दिक्कत, लिखा वैसा टेम्परेचर जिस पर हाफ जो डीएनए मतलब हेलिकल जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हाफ क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम क्या कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है। और ये आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मेरा जो मेल्टिंग टेम्परेचर वो ज़्यादा किसका होगा, किस डीएनए का होगा। सपोज हम दो डीएनए ले लिए, सपोज हम 2 डीएनए लिए। एक डीएनए में जो जी और सी का क्या कहते हैं कंटेंट है आपको, ये 80% है पहला डीएनए, और दूसरा डीएनए है जिसमें जी और सी का कंटेंट क्या है 50% है। तो इस दोनों में जो टेम्परेचर होगा मेल्टेड टेम्परेचर वो ज़्यादा किसका होगा, सिंपल चीज़ है, इसका होगा। रीज़न क्या है कि जो मेरा जी और सी है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो मतलब जब इसमें जी और सी 80% है तो ए और टी कितना होगा, 20% होगा। तो जी जब जी और सी मेरा 80% है तो ए और टी कितना होगा, 20% होगा। यहाँ जी और सी 50% है तो ए और टी कितना होगा मेरा, 50% होगा। तो मतलब कि जी और सी कंटेंट ज़्यादा किसका है, इसका है। मतलब बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा किस डीएनए का, इसका होगा। जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उससे क्या होगा आपका टीएम भी ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। सिंपल है। चलिए, ऐसे कभी क्वेश्चन भी यही पूछ सकता है कि मतलब कि बोल देगा कि एडनिन जो है आपको 50% दे देगा, ठीक है। जो थाइमीन है वो आपको दे देगा क्या कहते हैं, नहीं ग्वानिन जो है वो आपको दे देगा 20% सपोज, ठीक है। अब बोल देगा क्या क्या बताइए कि इसे थाइमीन और साइटोसिन का क्या परसेंट है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जब एडनिन 50% है, 50 नहीं मतलब कि ये 30 मान लीजिए, सॉरी, जब हम समझ सकते हैं कि एडनिन मेरा 30% है, एडनिन में 30% है तो थाइमिन में कितना होगा, 30% ही होगा, ठीक है। थाइमिन में कितना होगा, 30% ही होगा। अगर गुआनिन मेरा 20% है तो साइटोसिन में कितना होगा मेरा, 20% ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल दिए सी और टी का निकाल दिए, टी मेरा कितना 30%, ये मेरा कितना 20%। तो ये देखिए 30 60 80 100% हो गया। ऐसे क्वेश्चन होगा तो हम आपको एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें उसमें जितना भी क्वेश्चन हो वो करवा देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि क्या क्या आता है। बट ये एक बेसिक क्वेश्चन जो हमें आना चाहिए, ठीक है। चलिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो टीएम होगा वो किसका ग्रेटर होगा, उसका ग्रेटर होगा जिसका जी और सी स्टैंड क्या हो, ज़्यादा हो। उसका क्या होगा, उसका टीएम टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, अब मेरा लास्ट किस पे आते हैं, आरएनए पे। जो मेरा यहाँ पर डीएनए क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम आते हैं आरएनए यूनिवर्स, मतलब आरएनए क्या होता है। चलिए, इतना हम देख लिए थे कि डीएनए मेरा क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, डीएनए था। आरएनए क्या है मेरा, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ध्यान दिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो आरएनए मेरा क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। दूसरा, ये किसका न्यूक्लियोटाइड है, ये मतलब इसमें कौन सा शुगर यूज होता है, तो राइबो शुगर होता है। तो हम बोलेंगे ये किसका पॉलीमर है, राइबो न्यूक्लियोटाइड का। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि जो मेरा डीएनए था ये किसका पॉलीमर था, न्यूक्लियोटाइड का। मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहा था, डीएनए बना रहा था। तो आरएनए किसका होगा, बहुत सिंपल है। आरएनए में कौन सा शुगर था, राइबो, ये राइबो शुगर था। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। कुछ नहीं, बस आरएनए को बताने के लिए वहाँ पर राइबो वर्ड लगा दिए। उसमें रीज़न क्या होता है ना कि उसमें राइबो शुगर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि ये किसका पॉलीमर है, ये आपको पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड है, कोई दिक्कत। प्लस चारगोफ रूल, ये क्या कहते हैं कि फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, आपको पता है, बताए थे ना कि जो मेरा आरएनए में क्या होगा, आरएनए में मेरा यूरासिल रहता है, थाइमिन तो रहता नहीं है। और हमें पता है जो एडनिन है वो किससे जुड़ेगा, थाइमिन से ही जुड़ेगा ना, थाइमिन से जुड़ेगा। बट आरएनए में तो टी रहता नहीं है। तो क्या ए टी से कब जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या चारगोफ रूल फॉलो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि चारगोफ रूल यहाँ फॉलो नहीं करता। क्यों, प्लस दूसरा रीजन भी क्या है कि ये मेरा क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है।
भाई जाहिर बात है, यहाँ टी रहता, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर ये अगर आरएनए में टी रहता तब नहीं इससे जुड़ता तो डबल स्टैंडर्ड बनता। जैसे अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी रहता तब ना बनता, यहाँ तो टी रहता, आरएनए में टी तो रहता ही नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो ये भी दूसरा रीज़न ये भी है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इस कारण क्या होता है, आरएनए चार्गोफ रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है अल्कली से ना, अल्कली से बहुत ज़्यादा सक्सेप्टिबिलिटी होता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये सक्सेप्टिबिलिटी होता क्या है, ध्यान। तो सिंपली हम बोलते हैं कि सब्सिडिटी होता क्या है। देखिए अब समझिए, सिंपली सब्सिडिटी मतलब क्या होता है, किसी को हार्म करना या फिर किसी को क्या करना, उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा आरएनए होगा, जब भी अल्कली नेचर मतलब कि जब भी बेस के ये प्रेजेंस में आया तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई दिक्कत, डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पर सेकेंड पोजिशन पे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सेकेंड पोजिशन पे क्या चीज़ होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि अल्कली को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्सिनोल कलर रिएक्शन क्या होता है। ये देखिए, जो हमारा ऑर्सिनोल बनता है ना, जो हमारा ऑर्सिनोल बनेगा वो किसमें बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में ही बनेगा। ठीक है, हम सिंपल सोच सकते हैं कि जो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ, ये ऐसा पूछता है कि क्या डीएनए जो है वो ऑर्सिनोल रिएक्शन फॉलो करता है, बिल्कुल नहीं करता है। रीजन क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है, आरएनए कैन बी हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिफाइड बाय ऑर्सिनोल कलर रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, सब पहले समझिए क्या होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है सपोज, तो आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि जो मेरा ऑर्सिनोल है, जो मेरा ऑर्सिनोल है, ऑर्सिनोल कलर रिएक्शन होता है वो कौन कौन फॉलो करता है, तो कौन करता है, आरएनए करता है। और थोड़ा डिटेल जाता है, और क्यों क्यों करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, सॉरी राइबोज, ड्यू प्रेजेंस ऑफ राइबोज शुगर। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जानना है कि ये ऑर्सिनोल कलर होता क्या है, कैसे करता है, नहीं करता। वो जनरली होता क्या है ना कि एक जब भी आरएनए का रिएक्शन करवाते हैं तो एक कलर फॉर्म करता है। ठीक है, बट उतना डिटेल में नहीं जाना है, हम बस इतना जानना है कि ऑर्सिनोल कौन कौन बताता है, आरएनए जो है वही फॉलो करता है आपको ऑर्सिनोल कलर रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, इंपॉर्टेंट है कि आरएनए का टाइप कितना होता है। देखिए जनरली आरएनए टाइप क्या होता है, तीन तरह का, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। ठीक है, इसमें कुछ टर्म है जो हमें याद होना चाहिए, फिर देखेंगे कि कैसे कैसे क्या काम करता है। देखिए एमआरएनए का पूरा नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का पूरा नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोसोम आरएनए। इतना हमें 11th-12th पढ़ के आए, इतना हमें पता है। फंक्शन क्या है, जो मेरा एमआरएनए नाम ही क्या है, मैसेंजर, मतलब कि सिंपली जेनेटिक मैसेज को कहाँ, डीएनए से राइबोसोम में लेके जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका फंक्शन क्या है, कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ठीक है, अब यही मतलब सिंपली आप इतना समझिए ना कि जो मेरा जेनेटिक का मैसेज है, मतलब मैसेंजर का काम कौन करता है, हमारा एमआरएनए करता है। टीआरएनए का काम क्या है, एमिनो एसिड को क्या करते हैं कि राइबोसोम पहुंचाता है। ठीक है, जो मेरा आरएनए का, इसका नाम ही क्या है, राइबोसोमल आरएनए, मतलब क्या, इसका नाम ही क्या है, राइबोसोमल आरएनए नाम। इसका क्या है, ट्रांसफर, इसका क्या है, मैसेंजर। इसका काम क्या है, कैरी जेनेटिक मैसेंजर। इसका काम क्या है, ब्रिंग एमिनो एसिड करता है। और देखिए नाम ही क्या है इसका, राइबोसोम, मतलब कि राइबोसोमल आरएनए, मतलब क्या करेगा, ये राइबोसोम को फॉर्म करेगा। राइबोसोम कौन बनाता है, हमारा आरएनए बनाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका शेप क्या होता है, लीनियर शेप होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीआरएनए इसका शेप कैसा था, क्लोवर, मतलब नहीं देखिए ना, जो इलायची दाना इस टाइप का होता है। उसको एक क्या बोलते हैं, वो नहीं होता है लॉन्ग या फिर सॉफ्ट, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसे, जो नहीं तो काला काला होता है, इस टाइप का होता है, क्लोवर शेप का होता है। ठीक है, लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग। ठीक है, क्या होता है ये किस शेप का होता है, क्लोवर शेप का होता है। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से एक आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो मेरा टी आर एन, उसका शेप क्या है, क्लोवर, क्लोवर लीफ शेप है। प्लस एबंडेंट भी पूछता है, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा, आर आर एन ए, फिर कौन पाया जाएगा, टी आर एन ए, फिर कौन पाया जाएगा, एम आर एन ए। मतलब हम लिख सकते हैं आर टी एम, ये मेरा क्या है, एबंडेंट के फॉर्म में है। आर टी मेरा क्या है, एबंडेंट के फॉर्म में है। ठीक है, देन कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये तो उसका बात हो गया। अब सिंपल भाषा में मैच समझ सकते हैं कि एम आर एन ए काम क्या है, मैसेज लेकर जाता है, मतलब मैसेज लेकर कौन जाएगा, एम आर एन ए। टीआरएनए का काम क्या है, एमिनो एसिड लेकर लेकर आएगा। ठीक है, और आरएनए क्या है, राइबोसोम बनाएगा। मतलब ये सिंपल भाषा में हमारा लेवल तक जो एग्जाम पूछेगा यही पूछ सकता है कि एमिनो एसिड को का ट्रांसफर कौन करेगा, हम लिखेंगे टीआरएनए। क्या कहते हैं, मैसेज को कौन पहुंचाएगा, मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम कौन बनाएगा, आरआरएनए। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अब कुछ कुछ आरएनए जो होते हैं ना, कुछ कुछ आरएनए होते हैं ना, वो राइबोसोम, सॉरी, वो इंजाइम की तरह काम करने लगते हैं। बोल सकते हैं कुछ कुछ आरएनए होते हैं ना, वो इंजाइम की तरह काम करने लगते हैं। मतलब इंजाइम समझते हैं ना, सिंपली क्या होता है इंजाइम, होता है जब आगे जब आपको जो आगे
चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा एंजाइम पढ़ाएंगे, उसमें एंजाइम बताएंगे कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहते हैं कि ये कम कर देगा अचानक से, तो जो रिएक्शन मेरा फास्ट हो जाएगा, ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट इसके बाद अगर बोलिएगा तो इसके बाद एंजाइम ही चालू करेंगे, वरना अगर आपको कोई डाउट है तो आप दूसरा भी बोल सकते हैं, वो भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या करते हैं, कुछ कुछ आरएनए जो है ना वो एंजाइम की तरह काम करने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एक राइबोजाइम्स है आरआरएनए, इसका काम क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कब, प्रोटीन जब जब अब पता है कि राइबोसोम काम क्या है, प्रोटीन बनाना है। जब भी प्रोटीन बनेगा तो वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, हमारा आरआरएनए ही करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, आरएनए खत्म हुआ। अब कुछ कुछ होता है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन, वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने का चांस ज़्यादा है। यहाँ मतलब कन्फ्यूजन, देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हमारा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ट्रांसड्यूसर ऑफ फ्री एनर्जी, मतलब कि हमारे बॉडी को अचानक से एनर्जी चाहिए तो कौन लाएगा, एटीपी। कौन लाएगा, एटीपी, ठीक है। प्लस ये देखिए इस बात में आते हैं, मोस्ट एबंडेंट फ्री न्यूक्लियोटाइड इन मैमेलियन सेल कौन सा है, एटीपी, ठीक है। और देखिए विटामिन डैट कंटेन पैरामिडिन रिंग, यहाँ ये आपको समझने वाली चीज़ है, ये क्या है विटामिन, ये मेरा क्या है थायमिन, ध्यान दीजिएगा। एक हम क्या पढ़े, थायमिन, THYMIN, यहाँ पर अब फंसा है, एक क्या है TH, अब वो क्या है THIAMIN, ठीक है। एक आप क्या होता है, एक आपका होता है ये वाला THY, एक आपका होता है THYMIN वाला। जो THY वाला होता है, जो आपका THY वाला होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रोजिनस बेस है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। बट ये THI वाला मेरा क्या है, विटामिन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें पैरामिडिन रिंग कंटेंट रहता है, कौन क्या बोलेंगे हम, थायमिन, आई वाला बोलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट जेनेटिक विटामिन कौन था, RNA ही था। फर्स्ट जेनेटिक विटामिन क्या था, RNA ही था, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, खत्म होता है। क्वेश्चन आपको इसके बाहर कहीं से नहीं पूछेगा, आप इतना विश्वास रख के पढ़े, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीज़न होता है कि जनरली लोग देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है बनाने के लिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हैं कि हाँ ये ऐसा डाउट है, मैं कोशिश करूँगा उससे कि मैं क्लियर कर दूँ, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँ। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले